मित्रों, 20 जून 1980 को मैं अमरनाथ की यात्रा पर निकला था, जो श्रीनगर से पहलगांव और पहलगांव से चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा का हिमपिंड बखूबी देखा और महसूस किया कि वह ऐसा प्राकृतिक दृश्य है जिसमें ईश्वर की अद्भुत कला का प्रदर्शन होता है। मैं इस यात्रा का वर्णन आपसे इसलिए भी करना चाहता हूं कि आप सब अमरनाथ यात्रा की एक बार यात्रा जरूर करें। और इस यात्रा का साझा करने का मतलब ये भी है कि आप अब तो बहुत सुविधाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस ज़माने में इतनी सुविधाएं नहीं थीं और उन असुविधाओं के बीच में भी हमने अमरनाथ यात्रा की। देखिए, अमरनाथ यात्रा को साझा करने का यही मेरा मकसद है कि आप भी उस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लें जो भारत के भौगोलिक परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ पर श्वेत रंग के जोड़े वाले कबूतर नहीं थे। मैंने इधर उधर खोजने का प्रयत्न किया, वे नहीं मिले। बस कई जोड़े साधारण काले भूरे कबूतर गुटुरगू करते हुए गुफा को संगीत ध्वनियों से भर रहे थे और गुफा के बाहर फैला था बर्फ का संसार। उसी बर्फ को काटती हुई एक अनगढ़ नीले रंग की नदी अपने विस्तार को उद्गम से सकरी तथा पहाड़ों से टकराती फैलती हुए हरहरा रही थी। हल्का नीला पानी, उसके अंदर छोटे बड़े पत्थरों के गोले टुकड़े, श्वेत, भूरे, लाल, काले और तरह तरह के रंगों से भरपूर, शंकर की बटिया जैसी किसी अप्रत्याशित कलाविद की तराश कर नदी में प्रवाहित कर दिया हो। प्रियकर आकार से फैला संपूर्ण वातावरण, अनंत श्वेत का भंडार और बीच अमरनाथ गुफा का विशालकाय मुहाना, जिसके आकार की कल्पना करना सागर की गहराई जैसे नापना है। श्वेत पहाड़ी, बर्फों से टकराती हुई ठंडी हवाएं गुफा के अंदर जाकर टकराती और वापस चलते हुए शोर के साथ यात्रियों के शरीर को छूते ही कपा देने वाली ठंड के आकार को फैला देती हैं। छोटे बड़े पहाड़ी हिस्सों से टकराव करने के बाद पारदर्शी जल की एक सक्रिय धार अमरनाथ गुफा के हिस्से से छोटी बड़ी धार को समेटते हुए पट्टी की तरह बह रही थी। यही था अमर गंगा नदी का उद्गम स्थल। कुछ आगे बढ़ने पर कुछ कई आकारों के गोले गोले पत्थरों से डूबते उतराते आकारों को लांघते हुए बड़ी हो रही थी और आगे चलकर विशालकाय पहाड़ों से टकराती हुई संपूर्ण वातावरण को इस बात का एहसास करा रही थी कि वह भी कम नहीं है। बेहद ठंडा तथा मीठा जल पर गले को जड़ कर देता है। फिर उसमें नहाना और दुष्कर था। ठंड की सर्दी और हिम्मत की गर्मी ने साहस भर दिया और 2-4 डुबकी के बाद लगने लगा कि शरीर की रक्त धमनियाँ जम जाएंगी। गोल पत्थर की छोटी छोटी बिटिया उठाने की लालच को रोक नहीं पाया। कईयों को देने के लिए उठा लाया और कपड़े पहनकर संपूर्ण शरीर को रगड़ने लगा। थोड़ी देर बाद हालत सही हुई तो अपने सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ अमरनाथ गुफा की ओर चल पड़ा और गुनगुनाते हुए लगा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। मेरे समक्ष था अमरनाथ गुफा का विशाल, शांत, स्निग्ध, अविचल प्राकृतिक प्रवेश द्वार। कुछ यात्रियों के पहुंचने पर उछल कूद कर पदचापों के स्वर के साथ घंटा बजाने का स्वर बोझिल मन को हल्का करते हुए सुख पहुंचा रहा था। गुफा के अंदर जाने से पहले ही एक विशालकाय बड़े पत्थर पर बैठ गया, शायद थकान को समाहित करने। बर्फीले पहाड़ों से टकराती हुई 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से
तेज ठंड सर्दीली हवा मेरी दुबली पतली हड्डियों के जर्रे जर्रे में घुसकर उत्पात मचा रही थी। मेरा ध्यान गुफा की ओर था जो अपने गवाक्ष के से पुकार रहा था। मैं उताला हुआ, किंतु उसी समय सूर्य का उज्जवल प्रकाश शरीर पर पड़ा। संपूर्ण बर्फ से ढका विशालकाय पहाड़ चारों ओर रजत पट्टिका की तरह तेज चमकने लगा। इस रजत धवल किरणों को देखने के लिए थोड़ी देर फिर पत्थर पर रुक गया। एकटक देखते हुए अंदाजा लगा रहा था कि अमरनाथ गुफा का खोल संभवतः 300-400 फीट की ऊंचाई का होगा। अमरनाथ गुफा का द्वार ही इतना लंबा चौड़ा विशाल का है कि उसमें किसी भी वास्तुशिल्प या लौह निर्मित द्वारा बना द्वार लगाया ही नहीं जा सकता। गुफा स्वयं बर्फ से आच्छादित होकर ढक जाती है और समय आने पर गलकर द्वार खोल देती है। कोई न उसे बंद करता है न खोलता है, ये कार्य तो प्रकृति स्वयं करती है। गुफा के बृहदाकार खोल में कई छोटी छोटी गुफाएं हैं तथा कई प्राकृतिक चबूतरे सीढ़ीनुमा बनाए दिखाई पड़ते हैं। छोटी गुफाएं ज़्यादा गहरी नहीं हैं। अमरनाथ शिवलिंग तक पहुंचने के लिए गुफा के अंदर की लगभग 1000 सीढ़ियां पत्थरों की काट कर बना दी गई हैं, जिससे कि किसी यात्री को शिवलिंग तक पहुंचने में कठिनाई न हो। इस गुफा की पृथ्वी तल से ऊंचाई 13,500 फीट है। यहीं से चोटी का विस्तार समाप्त होता है। 3 तरफ से चोटियों से घिर जाता है। गुफा के बाहरी परिवेश बर्फ से ढका हुआ है। केवल अमरनाथ का जल बर्फ को साफ करता रास्ता बनाते हुए अविरल गति से पतली धार के रूप में बह रहा है।